एडर का सेकेंड टाइप है नॉन इन्वर्टिंग एडर। अपन इन्वर्टिंग एडर देख लिए थे। नॉन इन्वर्टिंग एडर नॉन, जैसा कि आप सबको पता है कि एडर को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज एडर सर्किट भी बोलते हैं, समिंग एम्पलीफायर भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो एडर है वो ओपन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेस्ड सर्किट है, जो इनपुट अप्लाइड वोल्टेज सिग्नल्स को ऐड करके एडेड आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है। प्रोपोर्शनल एडेड आउटपुट जो सिग्नल मिलता है वो इनपुट सिग्नल्स के सम का इक्वल होता है और इनपुट और आउटपुट के बीच में फेस का रिलेशन है वो सेम फेस होता है, इन फेस होता है या फिर 0 डिग्री का फेस शिफ्ट होता है। जब भी हम ओपाम को नॉन इन्वर्टिंग मोड में यूज़ करते हैं तो ऑलवेज एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल को हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई करते हैं। किसको अप्लाई करते हैं? एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल्स को। तो जितने भी एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल्स हैं उसको नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई करते हैं और उस ऑप एम्प के इन्वर्टिंग टर्मिनल को क्या कर देते हैं? ग्राउंडेड करते हैं। तो रिजल्टेंट आउटपुट जो सिग्नल मिलता है वो इनपुट के सम का इक्वल होता है और इनपुट और आउटपुट दोनों सेम फेस में होते हैं। इसका सर्किट देख लेते हैं। ये आपका आउटपुट टर्मिनल होता है। चाहते हैं तो आप लोड रजिस्टर लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। इन्वर्टिंग में तो हमेशा निगेटिव फीडबैक प्रोसेस यूज़ होता है, तो फीडबैक नेटवर्क यूज़ होता है। फीडबैक नेटवर्क के रजिस्टर फीडबैक रजिस्टर है, ये इसका इनपुट रजिस्टर है। चूँकि सर्किट को हम नॉन इन्वर्टिंग मोड में यूज़ कर रहे हैं इस कारण इसका इन्वर्टिंग टर्मिनल क्या रहता है? ग्राउंडेड होगा। ठीक है। और एक्सटर्नल सिग्नल जिसे हमें ऐड करना है, सपोज मुझे V1 V2 और V3 सिग्नल्स को क्या करना है? ऐड करना है। इन तीनों वोल्टेज सिग्नल्स को ऐड करके एडेड आउटपुट सिग्नल क्या करना है? मुझे प्राप्त करना है। तो इस V1 V2 और V3 जो एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल्स हैं उस एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल को ऑप एम्प एम्पलीफायर के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई कर देंगे। V1 को हम इसका इंडिविजुअल एक सीरीज रजिस्टर R1 से दे देंगे। V2 को भी इसके रजिस्टर R2 से दे देंगे और V3 को एक रजिस्टर R3 से दे देंगे। और तीनों जो इनपुट एक्सटर्नल इनपुट वोल्टेज सिग्नल्स हैं वो तीनों को हम कहाँ अप्लाई कर देंगे? इसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। तो ऑप एम्प एम्पलीफायर को आप जिस भी मोड में यूज़ करोगे आप उसी मोड में उससे एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल अप्लाई करोगे। अगर ये नॉन इन्वर्टिंग मोड है तो एक्सटर्नल सिग्नल को हमें नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई करना है। प्लस वाले टर्मिनल नॉन इन्वर्टिंग होता है और माइनस जो रिप्रेजेंट करता है वो इन्वर्टिंग है। RF और R का कॉम्बिनेशन निगेटिव फीडबैक नेटवर्क है और इस निगेटिव फीडबैक नेटवर्क का यूज़ इस ऑप एम्प के आइडियल गेन को प्रैक्टिकली डिजायर्ड वैल्यू तक लाने के लिए, कम करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर -VEE निगेटिव DC बाइसिंग सप्लाई वोल्टेज और +VCC पॉजिटिव DC बाइसिंग सप्लाई वोल्टेज। तो दो बाइसिंग एक्सटर्नल DC बाइसिंग सप्लाई वोल्टेज की ज़रूरत होती है ताकि ये ऑप एम्प है वो इस एक्सटर्नल DC वोल्टेज का यूज़ करके अपना सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन दे सके। क्लियर हुआ? सपोज इस एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज V1 के कारण इस ब्रांच रजिस्टर R1 पे फ्लो होने वाला करंट I1 है। V2 के कारण R2 पे फ्लो होने वाला करंट मैं मान लेता I2। V3 के कारण R3 पे फ्लो होने वाले करंट को क्या मान लिया? I3 मान लिया। सपोज इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की वोल्टेज को मैं VA मान लेता हूँ और इस जंक्शन पॉइंट को क्या ले लिया? A ले लिया। सपोज इस इन्वर्टिंग टर्मिनल को मैं इन्वर्टिंग टर्मिनल जंक्शन को B मान लिया, इसके क्रॉस इस पर वोल्टेज को VB है जंक्शन का।
ओप एम्प के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे फ्लो होने वाला करंट आई एजम्पशन कर लिया। फीडबैक रजिस्टर पे फ्लो होने वाले करंट को आई एफ, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे फ्लो होने वाले करंट को आई वन और रजिस्टर आर पे फ्लो होने वाले करंट को आई आर एजम्पशन कर लेते हैं। तो सर्किट के ए पॉइंट पे केसीएल अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई केसीएल एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पे अपन क्या करेंगे, केसीएल लगाएंगे। तो केसीएल बोलता क्या है कि कोई भी सर्किट के किसी भी जंक्शन पे आने वाले करंट का सम हमेशा सर्किट के जंक्शन से दूर जाने वाले करंट का सम का इक्वल होता है। तो ये जंक्शन पे कितना करंट आ रहा है, एक R1 पे I1 करंट आ रहा है, एक R2 से होकर I2 करंट आ रहा है, एक R3 से होकर I3 करंट आ रहा है। तो I1, I2 और I3 तीनों इनकमिंग करंट है और I जो है वो क्या है, इस जंक्शन से आउटगोइंग करंट बोल सकते हैं। तो इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, तो सम ऑफ इनकमिंग I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू आउटगोइंग इक्वल टू I। क्लियर हुआ, समझ में? जो इसको दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चूँकि हम जानते हैं कि कोई भी ओप एम्प का इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इस कारण आइडियल ओप एम्प के इनपुट टर्मिनल पे फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू क्या होगा, 0। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से I का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 में I की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो I की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू हो जाएगा ये 0। इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर। यहाँ पे I जो करंट है उसको हम क्या रख दिए, 0। क्यों 0 रखें, क्योंकि आइडियली ओप एम्प का इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है और जिस भी सर्किट का इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होगा उस सर्किट का इनपुट करंट का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। तो I की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं। अब फाइनली इस इक्वेशन नंबर 2 पे कोशिश करते हैं कि सारे करेंट्स को हम वोल्टेज के फॉर्म में रिप्लेस कर लें। इस वोल्टेज के फॉर्म में रिप्लेस करने के लिए पहले देखना पड़ेगा कि I1 कहाँ का करंट है, I2 कहाँ का करंट है और I3 कहाँ का करंट। तो I1 है वो इस R1 रजिस्टर पे फ्लो होने वाला करंट, I2 है वो R2 पे फ्लो होने वाला करंट, I3 है वो R3 पे फ्लो होने वाला करंट है। तो कोई भी ब्रांच पे फ्लो होने वाला करंट हमेशा उस ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय उस ब्रांच का रेजिस्टेंस का रेशियो होता है। तो I1 है वो V1 से जा रहा है, VA तक जा रहा है। तो V1 सोर्स वोल्टेज है माइनस डेस्टिनेशन वोल्टेज क्या हो गया, VA डिवाइडेड बाय ब्रांच रजिस्टर R1 प्लस I2 इक्वल टू क्या आ रहा है, V2 से जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, VA तक जा रहा है। तो V2 माइनस क्या हो जाएगा, ये VA डिवाइडेड बाय हो जाएगा R2। ये V3 से जा रहा है, V3 से कहाँ जा रहा है, VA तक जा रहा है। तो ये हो जाएगा V3 माइनस VA डिवाइडेड बाय R3 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर आपका। इसको और नंबरिंग नहीं करते, इसको अलग अलग कर देते हैं। इसको दे देते हैं V1/R1 माइनस VA/R1 प्लस V2/R2 माइनस VA/R2 प्लस V3/R3 माइनस VA/R3। चाहते हैं तो ये VA वाले को सबको एक तरफ ले जाते, तो VA वाले को 0 साइड ले जाओ, उस साइड राइट साइड ट्रांसफ़र कर दो। तो इधर क्या बचेगा, V1/R1 बचेगा, V1/R1 बचेंगे और क्या बचेगा, V2/R2 बचेगा और क्या बचेगा, V3/R3 इधर हो जाएगा, VA/R1 फिर क्या हो जाएगा, VA/R2 फिर क्या हो जाएगा, VA/R3 हो जाएगा। ये तीनों में VA कॉमन है, VA कॉमन निकाल लेते हैं
तो वी ए कॉमन निकालने, अंदर क्या बचेगा 1/R1 ये हो जाए 1/R2 प्लस ये हो जाएगा 1/R3। इधर क्या होगा V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस V3/R3। अब देखो इस इक्वेशन में वी ए जो है इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन नंबर 3 में वी ए अननोन पैरामीटर, V1 V2 और V3 तो वह एक्सटर्नल इनपुट वोल्टेज है जिसे हमें ऐड किया जाना है। ठीक है, तो ये तो एक्सटर्नल इन R1 R2 R3 सर्किट में यूज्ड रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू है। वी ए अननोन वैल्यू है, वी ए एक वोल्टेज है और ये जो वोल्टेज है वो सर्किट के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज है। मुझे कैसा भी करके इस अननोन वोल्टेज वी ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो वी ए की वैल्यू एक तरीके से पता चल जाएगा अगर मुझे इस वी बी पॉइंट का वोल्टेज मिल जाए। तो वी ए इक्वल टू वी बी कहाँ से है, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से आ जाएगा। तो कैसा भी करके मुझे इस वी बी पर क्या करना है, वोल्टेज वी बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो वोल्टेज वी बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उस बी पॉइंट पर अपन क्या लगा लेते हैं, के सी एल लगाते हैं। तो बी पॉइंट पर के सी एल लगाएंगे तो इस बी पॉइंट पे कितने करंट है, एक आर में फ्लो होने वाला करंट आई आर, दूसरा एक इनपुट इन्वर्टिंग में फ्लो होने वाला करंट I1 और तीसरा जो हो जाएगा इस फीडबैक रजिस्टर पे फ्लो होने वाला करंट IF। सारे करंट्स को मैं अपनी सुविधा अनुसार आउटगोइंग कंसीडर कर दिया हूँ। आप चाहते तो किसी को इनकमिंग, किसी को आउटगोइंग, सारे को इनकमिंग, सारे को आउटगोइंग भी कंसीडर कर सकते हो। तो इस बी पॉइंट पे अपन बी पॉइंट पे देख लेते हैं। बी पॉइंट पे KCL लगाएंगे, अप्लाई KCL, अप्लाई KCL एट जंक्शन बी। जंक्शन बी पे क्या लगाएंगे, KCL। सारे करेंट्स है वो आउटगोइंग है तो आउटगोइंग का सम IR प्लस I1 प्लस IF इक्वल टू आउटगोइंग का सम इक्वल टू इनकमिंग। यहाँ पर इनकमिंग हम कुछ भी नहीं माने तो इनकमिंग का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर I1 जो करेंट है वो इन्वर्टिंग करंट, इन्वर्टिंग टर्मिनल का करंट है, इन्वर्टिंग करंट है, इन्वर्टिंग करंट, इन्वर्टिंग इनपुट का करंट है। आप सबको पता है कि कोई भी ऑप एम्प का इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। आइडियली इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होने के कारण उसमें फ्लो होने वाले इनपुट करंट की वैल्यू क्या हो जाता है, शून्य हो जाएगा, 0 होगा। उसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो नहीं होगा। तो I1 का वैल्यू 0 होगा। I1 की वैल्यू जब 0 रखोगे तो ये हो जाएगा IR प्लस IF इक्वल टू 0 हो जाएगा। कैसा भी करके इस इक्वेशन में इस IR और IF की वैल्यू को क्या करना है, वोल्टेज के फॉर्म में रिप्लेस करना। तो इसके लिए अपन देख लेते हैं IR कहाँ से कहाँ जा रहा है। IR जो है इस बी पॉइंट से स्टार्ट होकर इस ग्राउंडेड टर्मिनल तक जा रहा है, वैसे IF है वो इस बी पॉइंट से स्टार्ट होकर इस आउटपुट तक जा रहा है। तो ये इसके लिए सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, इसके लिए ये सोर्स है और ये इसका डेस्टिनेशन है। तो करंट, कोई भी ब्रांच करंट का वैल्यू क्या होता है, सोर्स वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज यहाँ पर क्या है VB माइनस डेस्टिनेशन वोल्टेज। तो IR कहाँ तक जा रहा है, 0 तक। तो डेस्टिनेशन वोल्टेज ग्राउंडेड है तो 0 डिवाइडेड बाय ब्रांच रेजिस्टेंस क्या है, R माने, प्लस IF कहाँ से जा रहा है, इन्वर्टिंग से। इन्वर्टिंग का वोल्टेज क्या माने हैं आप, VB माइनस डेस्टिनेशन क्या है आपका V0 डिवाइडेड बाय बीच का ब्रांच रेजिस्टेंस क्या है RF और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर अपन को इस यहाँ से कैसा भी कर VB को अलग अलग कर देते हैं, VB/R प्लस हो जाएगा ये VB/RF और ये हो जाएगा माइनस V0/RF इक्वल टू 0। मुझे VB निकालना है तो VB वाले को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। तो ये VB वाले को एक तरफ VB/R प्लस ये हो जाएगा VB/RF इक्वल टू हो जाएगा V0 डिवाइडेड बाई
आर एफ। यहाँ से वी बी कॉमन ले लो, तो वी बी कॉमन लूँगा, अंदर क्या बचेगा 1 बाई आर प्लस ये क्या बचेगा 1/r एफ, इधर क्या बचेगा वी नॉट डिवाइडेड बाई आर एफ। चलिए ठीक है, मुझे वी बी चाहिए तो वी बी को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, तो इधर ट्रांसफ़र करना, तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई इसका गुना इससे, तो आर एफ प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे, तो आर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इन दोनों का आपस में गुना, तो आर इंटू क्या आ जाएगा आर। यहाँ पर क्लास मल्टीप्लाई किया हूँ, तो वी नॉट डिवाइडेड बाई आर। चाहते हो तो यहाँ पर आर एफ और आर एफ कैंसिल कर सकते हो, काट सकते हो, फिर बाकी को ट्रांसफ़र कर दो। तो वी बी ट्रांसफ़र करूँगा तो क्या हो जाएगा वी नॉट डिवाइडेड बाई आर एफ इंटू ये इधर चला जाएगा आर इंटू आर एफ डिवाइडेड बाई आर प्लस क्या हो जाएगा ये आर एफ। ये आर एफ और आर एफ कैंसिल होगा, जहाँ पर बचेगा वी नॉट इंटू आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर एफ बचेगा वी बी। यहाँ से वी बी निकल गया, है वी बी का वैल्यू निकल गया, इसको दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दे देते हैं। ठीक है, अब देखो आप सबको पता है फ्रॉम वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, ठीक है, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि इन्वर्टिंग वोल्टेज इक्वल टू नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज, तो वी ए इक्वल टू वी बी, और वी बी का वैल्यू क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है वी नॉट इंटू आर डिवाइडेड बाई आर प्लस क्या हो जाएगा आर एफ हो जाएगा। अब इस वी ए की वैल्यू इसको दे दे इक्वेशन नंबर 5, वी ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 से 3 में पुट करो, 3 में पुट करो, कर देते हैं अपन 3 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ये V1 बाई R1 प्लस V2 बाई R2 प्लस V3 बाई R3 इक्वल टू वी ए का वैल्यू क्या निकला है R डिवाइडेड बाई R प्लस आर एफ, तो ये हो गया R प्लस आर एफ इंटू क्या निकला यहाँ पर वी नॉट, एक पूरा वी ए का वैल्यू है और इसके साथ इक्वेशन में 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3, ये अपन रख दिए, किसमें रखे हैं इक्वेशन नंबर 5 से 3 में। पुटिंग लिख दो यहाँ पर, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ वी ए इन इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 5, 3 से हम कहाँ रख देते हैं 5 में रख देते हैं, तो 3 से 5 में रख दो। ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा अपन को, वी नॉट निकालना है, सॉल्व करना पड़ेगा इसको। आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर एफ, बड़ा सा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आएगा यहाँ पर वी नॉट, इसको ऐसा कर करके क्रॉस करें, सॉल्व करोगे तो ये R2 प्लस R1 इसका गुना इससे डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2 प्लस 1/R3, इधर सेम है ऐसे ही लिखते जाना, R डिवाइडेड बाई R प्लस आर एफ इंटू क्या है वी नॉट, फिर से इसका गुना, तो ये हो जाएगा R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस इसका गुना इससे R1 R2 होल डिवाइडेड बाई R1 R2 R3, ये पूरा सेम रहेगा ऊपर जैसा। अब मुझे वी नॉट चाहिए तो मैं इसको डिवाइड करूँगा। अब ये इतना कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आएगा ना, इसको डायरेक्टली नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो अगर डायरेक्टली निकालना भी है तो ऐसा निकलेगा, या फिर ये पूरे कोफिशिएंट को अब क्या कर दो इधर डिवाइड करो, तो वी नॉट इक्वल टू ऐसा निकलेगा, देखो V1 बाई R1 प्लस V2 बाई R2 प्लस V3 बाई
R3 इतना है। अब इसको इसके डिवाइड में ले आओ, डिवाइड में आओगे तो नीचे वाला ऊपर ऐसा टाइप का जाएगा, तो ये ऐसे जाएगा R1 R2 R3 इंटू R प्लस RF। ये सबको इधर डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो नीचे का कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा R, और इधर क्या हो जाएगा R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, इस टाइप का हो जाएगा V0 के वैल्यू। तो ये आपका स्टैंडर्ड आउटपुट वोल्टेज का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अगर मैं सभी रजिस्टर की वैल्यू को सेम ले लूँ, अगर R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू RF इक्वल टू सभी को क्या मान लूँ, R मान लेता हूँ। R मानने से क्या हो जाएगा, V0 इक्वल टू हो जाएंगे ये हो जाएगा V1 बाई R, ये हो जाएगा V2 बाई R, ये हो जाएगा V3 बाई R, तीनों सेम हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा R इंटू R ऐसा हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा R प्लस R, सभी की वैल्यू को सेम ले लिए, मान लिया R1 इक्वल 3 इक्वल टू RF इक्वल टू R, सबका वैल्यू सेम ले लिए। तब क्या होगा, ये R हो जाएगा, ये R1 R इंटू R ऐसा, ये भी R इंटू R होगा, फिर ये भी क्या हो जाएगा R इंटू R। अगर सभी की वैल्यू को हम सेम सेलेक्ट किए हैं तब की बात है। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाय हो जाएगा, सभी का डिनोमिनेटर सेम है तो इसका क्या हो जाएगा R क्यूब हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा 2R। तो ये दोनों को गुना करोगे तो क्या हो जाएगा R क्यूब 2 और फिर R क्यूब, और ये हो जाएगा R दी पावर 4 हो जाएगा। नीचे का क्या हो जाएगा, ये R, ये 2R और 2R 6R, तो ये हो जाएगा 6R। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा आपका कहीं पे एक R छोटा है, ये यहाँ का R, एक R 2R, यहाँ पर चलो देखते हैं कहीं पर एक R छोटा है क्या, ये R इंटू R स्क्वायर हो जाएगा, R इंटू R स्क्वायर, ये 6R स्क्वायर होगा, अभी कैंसिल, और ये 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाई हो जाएगा ये 3 V0, 1/3 को अगर कांस्टेंट ले लूँ तो V0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। तो आउटपुट जो वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज के सम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो V0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3, सभी सिग्नल्स आपस में ऐड हो रहे हैं, और एडेड आउटपुट जो सिग्नल जो आउटपुट वोल्टेज जो सिग्नल है इनपुट सिग्नल के समेशन का प्रोपोर्शनल है। तो ये क्या है आपका मैथमेटिकल। यहाँ पर मैं R1 R2 R3 और R4 सब की वैल्यू को सेम लिया। ठीक है, रिवीजन कीजिए।